एक दिन एक टैक्स, कुछ ही समय पहले जो सपना लगता था अब पूरा होता दिख रहा है। देश भर के वित्त मंत्री धरती के स्वर्ग में जुटे और ठंडे दिमाग से फैसले पर पहुंच गए। ज्यादातर चीजों और सर्विसेज पर जीएसटी के रेट अब तय हो चुके हैं। कुछ गिने चुने आइटम बचे हैं, लेकिन पूरी उम्मीद है कि 3 जून की बैठक में उन पर भी फैसला हो जाएगा। लेकिन अब खरीदार, बिकवाल और बीच की पूरी चेन ये समझना चाहते हैं कि क्या क्या हो गया है और इसका फायदा कैसे और कब होगा। क्या जीएसटी ग्रोथ की रफ्तार बढ़ाने में कामयाब होगा? क्या ग्राउंड पर इस बात की पूरी तैयारी है कि 1 जुलाई से जीएसटी लागू हो जाए? क्या सरकार जीएसटी पर इंडस्ट्री और व्यापारियों की चिंताएं दूर करने में कामयाब रही है? और यह भी एक बड़ा सवाल है कि एक बड़े फायदे से पहले क्या इकोनॉमी को जीएसटी का झटका लगेगा? जीएसटी पर इस ऐतिहासिक फैसले के बाद इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे आज आवाज अड्डा में। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि वित्त मंत्री का आज की बैठक के बाद क्या कहना है। If you take the weighted average of goods and services, I'm quite certain it will be lower than what it is at present. But then the object of GST was, it's a more efficient system. It's a system which checks evasion. It's a system which will boost tax collection. So a more efficient system boosting tax collection will cover up for all the reductions which have been made. And I'm quite sure that we'll be able to achieve the twin object of checking inflation and also maintaining revenue neutrality. वित्त मंत्री को भरोसा है कि वो ग्रोथ को भी काबू में रख पाएंगे और महंगाई को भी काबू में रख पाएंगे। ग्रोथ जैसी वो चाहते हैं वैसी हो जाएगी। ऐसा दोहरा ऑब्जेक्टिव वो अचीव कर ले जाएंगे, ऐसा भरोसा वो जता रहे हैं। हम आज की बहस में आपको भी जोड़ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि जीएसटी का महंगाई पर क्या असर होगा। आप हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप 51818 पर SMS करके भी अपनी राय दे सकते हैं। जीएसटी पर आज की बड़ी चर्चा में हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल है। हमारे साथ हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स यानी CBEC के पूर्व चेयरमैन सुमित दत्त मजूमदार, डेलॉयट में सीनियर डायरेक्टर इनडायरेक्ट टैक्स MS मणि इस विषय के बहुत अच्छे जानकार हैं, हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। बतौर मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ हैं HDFC सिक्योरिटीज के हेड ऑफ बिजनेस प्राइवेट क्लाइंट ग्रुप VK शर्मा। पैनल में इंडस्ट्री की नुमाइंदगी कर रहे हैं PhD चैम्बर्स के वाइस प्रेसिडेंट अनिल खेतान। और जीएसटी लागू होने से पहले छोटे कारोबारियों की दिक्कतों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली। साथ ही हमारे साथ हैं TheWire.in के फाउंडिंग एडिटर MK वेणु। और सराफा कारोबारियों की ओर से पैनल में हमारे साथ हैं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता। चर्चा शुरू करने से पहले मैं अपने सभी मेहमानों को सिर्फ एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं कि शुरुआती टिप्पणी के लिए 1.5 मिनट का समय है। एक बजर बजेगा, एक टाइमर चलेगा। कोशिश करें कि अपनी बात इस समय में पूरी कर लें। मणि साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं। इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो टारगेट फिक्स किया गया था, क्योंकि ये बहुत समय से जीएसटी लागू होने को लेके उहापोह चल रही थी, अब जो लग रहा है कि बहुत कुछ तय हो गया, एक बड़ा रास्ता तय हो गया है। लेकिन जो हिंदी में कहा जाता है कि हाथी निकल गया, पूंछ बाकी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पूंछ अटक जाएगी? जीएसटी का जो लॉन्च है वो एक हार्ड लॉन्च होगा या एक सॉफ्ट लॉन्च होगा? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। मेरे हिसाब से ये हाथी के पूंछ जैसा तो नहीं होगा, बिकॉज 95% जो इश्यूज हैं उनका हल हो गया है और बहुत से कम इश्यूज हैं जो अभी येट टू बी रिजॉल्व हैं। और जो इश्यूज अभी बाकी हैं रिजॉल्व होने के लिए, ये सब कंपनियों को या सभी व्यापारियों को अफेक्ट नहीं करेगी। तो जीएसटी के ऊपर जो प्रोग्रेस हमने देखा है पिछले 2 दिन में, मेरे हिसाब से वो बहुत ही रिमार्केबल है। जहाँ तक हार्ड लॉन्च और सॉफ्ट लॉन्च का सवाल है, मैं ये कहना चाहूँगा, गवर्नमेंट का लॉन्च डेट 1 जुलाई है और आज भी वित्त मंत्री ने कहा था कि 1 जुलाई के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, तो उसके ऊपर कोई रीलुक नहीं है, किसी प्रकार की एक्सटेंशन की संभावना नहीं है। सॉफ्ट लॉन्च से मैं ये समझता हूं कि सरकार इनिशियल पीरियड ऑफ जीएसटी में थोड़ा सा मॉडरेट रखे इसके एनफोर्समेंट को, जिससे अगर लोगों से अनजाने में गलती हो जाती है, चाहे वो टैक्स रेट में हो या टैक्स रिटर्न्स में हो या इनपुट टैक्स क्रेडिट में हो, थोड़ा सा उनके तरफ सॉफ्ट रवैया अपनाएं, उनके ऊपर हार्ड डिसीजंस नहीं इम्पोज करे। और इसका अच्छा तरीका ये रहेगा कि पहले 3 महीने या 6 महीने तक गवर्नमेंट ये अनाउंस कर सकती है कि इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह के जो प्रोविजंस हैं उनको वो डेफर कर दें, उनको इंट्रोड्यूस नहीं करें
उसी के साथ में जीएसटी का जो टोटल जो वैल्यू चेन है, जब वो जाके बनेगा तब जाके पूरा जीएसटी सक्सीड होगा। जी, सुमित मजूमदार साहब, आप तो इस प्रक्रिया में, जब जीएसटी, क्योंकि आज की बात नहीं है, बहुत ज़माने से चल रही है, आप इस प्रोसेस में शामिल रहे हैं। अब जहां हम पहुंच गए हैं, यहां कौन सी बड़ी चीज़ें बाकी रह गई हैं? कुछ कन्फ्यूजन्स दिख रहे हैं, आप तक भी पहुंचे होंगे। वो क्या क्लैरिटी है जो इस वक्त आनी बाकी है? जी, जहाँ तक पॉलिसी का मामला है, मैं समझता हूँ कि सारी कुछ टेक केयर कर रहा है, सब कुछ ठीक से चल रहा है। एक एक करके लास्ट कुछ दिनों में आपने देखा है कितना सारे समस्या को समाधान कर लिया। जो छोटे मोटे जो 2-3 बाकी है वो भी अपना हो जाएगा 3 तारीख का मीटिंग में। मेरा तरफ से सिर्फ एक ही चैलेंज मैं देख रहा हूँ, ये है कि मैं चाहता हूँ कि ये पूरा जीएसटी स्कीम इम्प्लीमेंटेशन में के लिए जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जीएसटी नेट का ऊपर बहुत ही डिपेंड कर रहा हूँ। इसके लिए कोई प्लान बी नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जीएसटी इंप्लीमेंट करने का पहले जो 4 मेन बिजनेस प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन जो अभी शुरू हुआ, देन पेमेंट, उसके बाद फाइलिंग ऑफ रिटर्न, देन टैक्स इनवॉइस मैचिंग, ये जो सारे जो बिजनेस प्रोसेस है, इसका एक दो पायलट रन या ड्राई रन या वो टेस्ट रन जो भी कहें आप, वो कर ले तो पूरा समय लगा के, अगर वो 1 जुलाई के पहले करके टैक्स पेयर को भी कॉन्फिडेंस देंगे ताकि इनका कस्टमाइज्ड जो सॉफ्टवेयर है वो बैक एंड ऑफ विद द जीएसटी नेट से ठीक काम कर रहा है तो ठीक है। लेकिन मेरे जो पर्सनल सेंस है कि ये 1 महीना 1.5 महीना टाइम बहुत कम है, तो इसलिए मैं तो कहूंगा कि इतना अच्छा रिफॉर्म हो रहा है, इतना बड़ा ये टैक्स रिफॉर्म नहीं, ये होल इकोनॉमिक रिफॉर्म है, इसके लिए तो 1 सितंबर थोड़ा और कॉन्फिडेंस लेके हम लॉन्च कर सकते हैं। जी मजूमदार साहब, आपका कहना है कि 1-2 महीने रुक जाएं लेकिन अच्छे से लॉन्च करें तो बेहतर होगा। आपने कहा कि कई तरह की तैयारियां, कुछ टेस्ट होने चाहिए। शरद कोहली टैक्स एक्सपर्ट हैं, इनके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो छोटे मझोले बिजनेस चलाते हैं। शरद, आपको किस तरह की क्वेरीज आ रही हैं? जो व्यापारी हैं उनकी लाइफ में क्या चेंज आ गया है, और क्या आपको लगता है कि वो अपनी तरफ से तैयार हो पाएंगे 1 जुलाई के लॉन्च डेट के लिए, और नहीं हो पाएंगे तो क्यों? देखिए आलोक, अभी मैं जमीनी तौर पर जब मैंने सारा आकलन इसका सारा किया और मैं कुछ मार्केट एसोसिएशंस में, कुछ ट्रेड एसोसिएशंस में जाके जब मिला, मैंने वहां व्यापारियों से बात करी, क्योंकि हम लोग टैक्स एडवाइजर्स हैं, हम लोग बहुत तैयारी में लगे हुए थे। और जब मैंने जमीनी तौर पे जाके उनसे बात किया तो मुझे पता लगा कि करीब 70% लोग जो है वो इसको, व्यापारीगण बहुत ज्यादा इतनी तैयारी में नहीं लगे हुए, उनकी मुझे बल्कि तैयारी ना के बराबर ही दिखाई दी। करीब 13-14% लोग ऐसे थे जो थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, और बाकी के तो कुछ भी जानकारी नहीं थी। वो कहते थे हमारे लिए क्या, जैसे पहले वैट आया था अब ये जीएसटी आ गया। तो ये एक थोड़ी सी चिंता की बात मुझे लग रही है कि जमीनी तौर पे सरकार को इसको अभी लोगों को एजुकेट करने का जो प्रोसेस है, हम लोग अपनी तरफ से जितना कर रहे हैं, पर जिस स्केल पे सरकार कर सकती है हम लोग नहीं कर सकते हैं। दूसरी जो चिंता, आपने क्वेरीज की बात करी आलोक, क्वेरीज जो आ रही है, मेन क्वेरी आ रही है कि इसके लिए सारा एक डिजिटल बेस्ड प्रोसेस है, तो लोगों को यह समझना होगा कि ये एक कंप्यूटर इसके लिए चाहिए, या आप अपने यहां लगाएं या कोई टैक्स एडवाइजर आपको हेल्प करे, ये एक बहुत जरूरी है। बहुत सारे जो छोटे व्यापारी हैं शायद वो कंप्यूटर ही ना इस्तेमाल करते हो, मैं ग्राउंड लेवल पे रिटेल की बात कर रहा हूं, और जिन्होंने किया भी हो उनके बहुत सीमित डिजिटल व्यवस्था उपलब्ध है। आखिरी जो क्वेरी मैं अभी इस राउंड में आपको बताना चाहूंगा जो आई है कि ये एक एंटवाइंड सिस्टम है, एक दूसरे से लिंक किया गया है। तो एक व्यक्ति ने यदि अपना टैक्स नहीं जमा किया तो क्या दूसरा व्यक्ति अपनी रिटर्न फाइल कर पाएगा, क्या वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पाएगा? ये एक बहुत बड़ी आलोक मैं समस्या इसमें अभी फिलहाल देख रहा हूं। जी, इनपुट क्रेडिट का एक सवाल है जो थोड़ा आगे फिर इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। खेतान साहब, आप पीएचडी चैम्बर तो छोटे बड़े सभी तरह के व्यापारियों का, इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। आप एज चैम्बर जब देखते हैं और एज इंडिविजुअल इंडस्ट्रियलिस्ट भी देखते हैं, तो आपको कितना अच्छा लग रहा है? क्योंकि ये एक अच्छी खबर है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और क्या चिंताएं आपके मन में है? शंकाएं तो बेसिकली जीएसटी की नॉलेज का है। जो अपने एमएसएमई इंडस्ट्री है उनको एक सही तरीके से नॉलेज इम्पार्ट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो इस मैसिव रिफॉर्म को एक स्मूथ ढंग से इम्प्लीमेंट कर सकें
दिक्कतें आएंगी, क्योंकि इतना मैसिव रिफॉर्म हुआ है 1947 के बाद। लेकिन ये दिक्कतें अपने को झेलनी चाहिए और सरकार के साथ मिलके, मेरा तो यही कहना है, इंडस्ट्रीज, सर्विसेज, एग्रीकल्चर और सरकार के साथ मिलके ये टैक्स को अपने को यही आशा रखनी चाहिए कि 1 जुलाई को इम्प्लीमेंट हो ये टैक्स। और जैसे कहावत है, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो जब हम धक्के खाएंगे अपने आप हम जल्दी सीखेंगे, और ये बहुत ही लाभान्वित टैक्स होगा सारे अपने हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए। इससे अपनी काफ़ी मात्रा में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो आज मतलब टैक्स नहीं दे पा रही है, आज वो भी टैक्स नेट में आ जाएंगी। आपका उनका टैक्स नेट में आने से उनका जो भी कंट्रीब्यूशन होगा, वैल्यू एडिशन होगा, अल्टीमेटली तो वो जीडीपी में एडिशन ही होगा। और एक बहुत बड़ी एडवांटेज हम इंडस्ट्री वालों के लिए है, वो है लॉजिस्टिक सेक्टर में। एक तो लॉजिस्टिक सर्विसेज पे आज की जो खबर है कि जीएसटी केवल 5% है, और इतने टैक्सेस एक टैक्स में सबस्यूम कर लिया गया कि एक ट्रक जो बम्बई से दिल्ली आने में आप समझिए 6 दिन लगाती, आज वही ट्रक 3 दिन में पहुंच जाएगी। तो उससे देश के ट्रेड और कॉमर्स को, इंडस्ट्री को बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। आज आप देखिए एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे, दो जो मूल फाउंडेशन है हर देश के, उस पे जीएसटी नहीं है जी। और ये बहुत सही किया सरकार ने। और बहुत से सामान जो एक एवरेज आम आदमी खरीदता है वो भी जीएसटी के नेट से बिल्कुल एग्जेम्प्ट रखा है। तो मेरी जो एक परसेप्शन है, मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से अभी तक न्यूज़ आई है, मेरे हिसाब से जीएसटी की वजह से इन्फ्लेशन नहीं आना चाहिए। जी, ये आप एक अच्छी बात कह रहे हैं। और आमतौर पे जो दिख रहा है, जो प्राइमा फेसी नज़र आ रहा है, वो यही है कि जो आम आदमी के इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनको कम टैक्स रेट में रखा गया है। वीके शर्मा जी, बाजार की नज़र से आप देख रहे हैं, तो क्या एक तो कंज्यूमर की नज़र से देखना है और एक मार्केट या इंडस्ट्री की नज़र से देखना है, जो कुछ सामने आया है उसमें इंडस्ट्री के लिए कुल मिला के नेट कहेंगे तो फायदे की खबर ज़्यादा है या नुकसान की खबर ज़्यादा दिख रही है? नहीं, बाजार जिस तरह से देख रहा है उनके हिसाब से इंडस्ट्री के लिए अच्छे समाचार हैं, देश की इकोनॉमी के लिए भी अच्छे समाचार हैं। किसी प्रकार का टैक्स में लीकेज नहीं होगा, टैक्स बढ़ेगा, लोअर टैक्सेस हैं तो कंप्लायंस भी बढ़ेगा, और ऊपर से आगे चलते हुए ये देखने को मिलेगा कि हमारी जो जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है, जो अभी तक टैक्स नहीं देते थे वो देंगे, तो जीडीपी की ग्रोथ रेट आगे बढ़ेगी। ये इसका जो भी हिचक है, ये जो भी दिक्कत है, वो सिर्फ शुरुआती दौर में है। बाजार ये मानता है कि ये इसका परिपालन कर पाना थोड़ा सा जद्दोजहद का काम है, इसमें दिक्कतें आएंगी। बाजार उन चीज़ों के लिए तैयार है, क्योंकि वो ये देख रहा है कि एक छटपटाहट के बाद जो लंबे तौर पे जो फायदे होंगे वो बहुत ही अच्छे होंगे। तो उसके लिए बाजार तैयार है, और बाजार ये इन बातों से बिल्कुल नहीं घबरा रहा। मैं तो यहाँ तक मानूंगा कि 1 जुलाई के पहले सरकार किसी भी प्रकार का पोस्टपोनमेंट भी अगर करना होगा तो नहीं करेगी, वो पोस्टपोनमेंट भी करना होगा तो लास्ट डे पे करेगी, क्योंकि अभी हमारे पास समय है उसको लागू करने का। जी, तो आपका कहना है कि अगर कुछ पोस्टपोन करने की जरूरत भी आएगी तो उसके लिए पहले से इशारा नहीं दिया जाएगा, ताकि जो लोग तैयारी में लगे हैं वो ढीले न पड़ जाएं। जी, सुरेंद्र मेहता जी, एक विषय है जो छोड़ दिया गया है, पहले दिन से सवाल उठ रहा है कि उसका क्या होगा, सोने पर कितना टैक्स लगेगा, और वो आज की बैठक में भी तय नहीं हो पाया। 3 जून को अब उस पर फैसला होना है। वहां क्या कंटेंशन है, क्या वजह है कि इतना विवाद चल रहा है या इतना विचार विमर्श चल रहा है, कहें, कि वो आज तय नहीं हो पाया? और इस पर पीछे काफी देखा गया है, 2 राज्यों के बीच में सोने का लेन देन, बाहर से सोने की तस्करी हो गई, ये डर। तो कहाँ हैं हम, और आप लोग एक्चुअली चाहते क्या हैं? देखिए, बेसिकली सोने के ऊपर रेट इसलिए तय नहीं हो रहा है क्योंकि पूरे देश में कुछ बहुत सारे गोल्ड को कंज्यूमिंग स्टेट हैं जो चाहते हैं कि उस पर लोअर टैक्स रहे, और कई स्टेट्स ऐसे हैं जैसे बिहार है या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहाँ पे गोल्ड का कंजम्पशन काफ़ी कम है, तो वो चाहते हैं कि गोल्ड के ऊपर बेसिकली ज़्यादा रेट लगा दिया जाए।
ये कंफ्यूजन राइट फ्रॉम डे वन लगातार बना हुआ है और केरला में आज भी 5% टैक्स है, गोल्ड के ऊपर 5% वैट है। तो केरला वाले भी चाहते हैं कि भाई गोल्ड पे 5% टैक्स लगा दिया जाए। तो ये सारा कंफ्यूजन बना हुआ है और ये कंटिन्यूटी में, और बेसिकली सारी ट्रेड बॉडीज भी ये समझ रही है कि गोल्ड एक बड़ा ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है। उसके ऊपर ऑलरेडी 10% कस्टम ड्यूटी दी जाती है, आज की तारीख में उस पर 1% एक्साइज लगती है और लगभग सभी राज्यों में केरला को छोड़ के 1.2% तक वैट लगा हुआ है। तो ओवरऑल जाके 12.5% तक 12.5% तक ओवरऑल टैक्स और ड्यूटी मिलके रहती है। अब सारी ट्रेड एसोसिएशन यही चाहती है कि भाई ये जो 12.5% का है ये पूरा का पूरा इसी तरह बना रहे, चाहे कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया जाए या जीएसटी को बढ़ा दिया जाए, या इसी प्रकार से हम लोग सब चाहते हैं। लेकिन इसमें एक बात और भी समझने की बहुत जरूरत है कि आज की तारीख में गोल्ड की मेकिंग पे कोई भी जीएसटी कोई भी सर्विस टैक्स नहीं लगता है, लेकिन आगे जाके इस पे जीएसटी देना पड़ेगा। तो वो कंसीडर करते हुए मेरे ख्याल से गोल्ड के रेट को फाइनल करने में सरकार को दिक्कत हो रही। जी, एम.के. वेणु, अब आपने सभी बातें भी सुन ली हैं और दिन भर की पढ़ाई भी की। आपके हिसाब से आज जो सबसे बड़ा सवाल है इस प्रोसेस के बाद और आगे आने वाले प्रोसेस पर, वो क्या है? देखिए, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आपके और भी कई लोगों ने कहा कि इसको थोड़ा सा सॉफ्ट लैंड किया जाए, इसमें थोड़ा ट्रायल रन हो। कुछ लोगों ने ये भी बोला कि अगर शुरू में गलतियां होती तो उनको थोड़ा सख्ती से ना, एडमिनिस्ट्रेशन जो है टैक्स सख्ती से ना पेश आए। ये बहुत ज़रूरी है। मैं अगर मैं आपको एक क्रिकेट का एनालॉजी दूं तो मेरे ख्याल कम से कम 3-4 महीने नेट प्रैक्टिस की ज़रूरत है। नेट प्रैक्टिस में आपको पता है, जैसे अगर बैट्समैन एक बार आउट हो जाता है फिर भी उसको खेलने दिया जाता है, उसको हर एक बैट्समैन को कम से कम 50-60 बॉलें खेलने दी जाती हैं। उसके बाद असली मैच मेरे को लगता है कि सितंबर से शुरू होना चाहिए, क्योंकि मैंने जीएसटी नेटवर्क के जो चेयरमैन है उनसे भी मैंने बात करी है, नवीन कुमार साहब। वो कह रहे हैं कि जो बैकबोन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे लोगों ने अभी रजिस्ट्रेशन, लाखों की तादाद में लोगों ने रजिस्ट्रेशन करना शुरू किया है, मगर असली जब रिटर्न, जब फाइलिंग वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के बाद उसका सिलसिला आएगा, किस तरह वो मैचिंग वैल्यू चेन में जिस तरह मैच किया जाएगा इनवॉइसेस, उस सब में आगे जाके मेरे को लगता है कि काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, एडुकेशन की ज़रूरत है, खासकर छोटे व्यापारियों को, और वो बहुत ज़रूरी है। मेरे को लगता है कि छोटे व्यापारी उनके बीच में जितना होना चाहिए अभी तक वो हुआ नहीं है, जो शरद कोहली साहब भी बोल रहे थे। जी, मतलब इसकी एक तैयारी, एक लेवल पर एजुकेशन फैलाना और उनको ट्रेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अब एक दूसरा विषय उठ रहा है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। जी, सुमित मजूमदार साहब, कुछ कंफ्यूजन हो रहे हैं जो आज रेट्स आए हैं उनके साथ, जैसे कि दूध पर और मिल्क प्रोडक्ट्स पर वो जीरो रेटेड प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन अभी जो दही डिब्बे के अंदर पैक होके बिकेगा उस पर क्या रेट लगेगा? इसी तरह से गेहूं, चावल, आटा, सीरियल, ये जीरो रेटेड प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन क्या डिब्बे में पैक होने वाला सीरियल भी उसके साथ जुड़ता है? वो कैसे उसको ट्रीट किया जाएगा? और अगर उस पर ज्यादा रेट लगता है तो किसानों की तरफ से ये एक सवाल आया है कि आप हमारी फसल पर तो टैक्स नहीं लगा रहे हैं, लेकिन क्योंकि सरकार फूड प्रोसेसिंग को बहुत बढ़ावा दे रही है, और अगर आप फूड प्रोसेसिंग के बाद उस पर टैक्स बढ़ा देते हैं तो फिर हमारी फसल का खरीदार परेशान होगा या गायब हो जाएगा, ये डर हमको है। तो इस तरह के जो कंफ्यूजन है उनको कैसे दूर किया जा सकता है? जी, ये बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया आपने। मैं भी जब देख रहा था ये मैं महसूस कर रहा था कि ये ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे कि रॉ फूड जो है बेसिक फूड वो तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन तब उसको पैक करके अच्छी तरह से पैक करके ब्रांडिंग करने से वो 5% या 12% या 18% हो जा रहा है। तो जैसे कि टोमेटो के लिए टोमेटो फ्री है, लेकिन केचप होने से 18% और टोमेटो पूरी होने से 18%। तो इसमें क्या है, जो पैकेजिंग इंडस्ट्री एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वो डिस्करेज हो जाएंगे। दूसरा बात है, इसका अल्टीमेट असर तो फार्मर्स का ऊपर ही पड़ेगा, क्योंकि
कंजम्पशन अगर कम हो गया तो ये हो गया। तो मेरे ख्याल पे जैसे एक एग्जांपल मैं टोमेटो केचप का दे रहा था, मैंने जो देखा है उसमें लग रहा है कि वो उसमें 18% आ जाएगा। तो आई थिंक जो 0 से और 18% ये बहुत ही बड़ा है। तो मेरे ख्याल पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री एंड चैम्बर्स, ये लोग अभी मौका मिल गया। नेक्स्ट मंथ 3 तारीख को मीटिंग है, इसके बीच में अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन करें जीएसटी काउंसिल के पास, ऐसा ये वो कम कर दीजिए, मैक्सिमम 5% करिए। अभी भी पैकेज फूड में 5% है, तो उसको 0% जो है उसको 18% ये नामंजूर है, ये ठीक नहीं है। तो इसलिए आपने ये अच्छा मुद्दा उठाया, क्योंकि पैकेजिंग इंडस्ट्री और एक बात है, ये हमने सेफ्टी, फूड सेफ्टी भी हम देख रहे हैं पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग करके। तो अभी खुला ये करने से तो हाँ, बात यह है कि इसमें रूरल पॉपुलेशन का रूरल पॉपुलेशन के पास पैकेजिंग नहीं पहुंच रहा है। लेकिन हम कहाँ हैं अभी, मैं 20th सेंचुरी 21st सेंचुरी आगे और जाएंगे हम, रूरल में भी अभी जा रहा है सब पैकेज फूड। क्यों रूरल जनता को हम डिस्करेज करेंगे टू हैव पैकेज फूड एंड ऑल? धीरे धीरे जब जीएसटी के जरिए से जब मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली वो सब आइटम वहां भी जाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो है गैप जो ये थोड़ा कम करना चाहिए। 0 है फॉर रॉ मटेरियल एंड पैकेज फूड 18% या 12%, मैक्सिमम 5%, उसका आगे होना नहीं चाहिए। बडिंग ए फ्यू सॉर्ट ऑफ विच यू कॉल, आप बोल सकते हैं इसको सीन गुड्स, हेल्थ हैजार्ड है, जैसे कि है कुछ प्रोसेस फूड है, वो सब छोड़ के बाकी जो है, ये मेरा कहना है। जी, मतलब आपका कहना है जंक फूड को इससे बाहर रख सकते हैं, लेकिन बाकी प्रोसेस फूड पर इस तरह का डिफरेंशियल इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। शरद कुछ कहना चाहते हैं? शरद, मुझे लगता है इसी से जुड़ा हुआ कोई मसला आपके पास है। जी क्योंकि आलोक महंगाई की बात करी, फूड प्रोसेसिंग की बात करी, तो आलोक जो देखने वाली बात है कि हमारे जो जीडीपी का कॉम्पोजिशन है उसमें करीब 55 से 60% जो है वो सर्विस सेक्टर आता है। तो अभी आज हमने जो रेट्स की क्लासिफिकेशन देखी उसमें 15% आज सर्विस टैक्स था। ज़्यादातर सर्विसेज जो हैं वो 18% में चली गई, कुछ एक रखी गई है, कुछ 5, 12 और 28 में भी हैं, पर ज़्यादातर सर्विसेज 18 में चली गई हैं। तो अब इसमें 2 मुद्दे, एक मुद्दा ये है कि जो 15% अभी तक सर्विस टैक्स देते थे वो अब 18%, तो 3% की वहाँ पर आपको रेट की बढ़ोतरी मिलेगी, चाहे आप टेलीकॉम सेक्टर को लें, चाहे फाइनेंशियल सर्विसेज को लें, चाहे आप सैलो सर्विसेज लें, कुछ भी जनरल जितनी भी सर्विसेज हैं वो महंगी हो जाएंगी। दूसरा एस्पेक्ट इसी से रिलेटेड ये है, क्योंकि अब इनपुट टैक्स क्रेडिट जो मैंने शुरू में बात करी थी वो बार बार इसमें टॉपिक में आ जाता है कि उसका बेनिफिट जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं क्या वो ग्राहक को देंगे कि नहीं देंगे। अगर वो ग्राहक को नहीं देते हैं आलोक, तो उसमें जो एंटी प्रॉफिटेरिंग क्लॉज है, जिस पर अभी सरकार ने पूरी तरह से स्पष्टता नहीं दिखाई है कि इस एंटी प्रॉफिटेरिंग क्लॉज को कौन इंप्लीमेंट करेगा, एनफोर्समेंट एजेंसी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया होगी या सरकारी जो जीएसटी अफसरान होंगे वो होंगे। तो अगर एंटी प्रॉफिटेरिंग क्लॉज को नहीं किया गया तो सर्विस सेक्टर जो कि बहुत बड़ा जीडीपी का हिस्सा है उसकी वजह से इन्फ्लेशनरी ट्रेंड देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट है वो लोग सर्विस प्रोवाइडर्स अपनी जेब में डाल लेंगे, बजाय कंज्यूमर्स के लिए सामान को और सर्विसेज को सस्ता करने के लिए। यही बात गुड्स के लिए भी अप्लाई होती है, इसीलिए एंटी प्रॉफिटेरिंग क्लॉज। तो मैं चाहूंगा कि एंटी प्रॉफिटेरिंग क्लॉज पे आलोक एक चर्चा जरूर की जाए, क्योंकि सरकार ने इस पे स्पष्ट नहीं किया, क्लॉज डाल के बस छोड़ दिया है और ये साफ साफ बोला है कि इस पे हम बाद में देखेंगे। तो ये देखेंगे कि भाई लोग क्या कर रहे हैं, तो ये तो लोगों के दिमाग में पहले से ही है। दूसरा, वेणु मेरे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने बात जो सॉफ्ट लैंडिंग की कही मैं उससे सहमत हूं, परंतु वेणु आप इस बात से भी मेरी सहमत होंगे कि यहां पर हिंदुस्तान की जो मेंटालिटी है वो 11th आवर मेंटालिटी है। जब हमने ट्रेडर से बात करी उन्होंने कहा साहब अभी मेरी कल परसों ही बात हुई, अभी तो साहब अभी 1.5 महीना पड़ा हुआ है, जब आएगा आखिरी के 2-3 दिन में देखेंगे। तो अगर हम इसको सितंबर में बढ़ाते हैं तो वो मेंटालिटी को देखते हुए लोग फिर इसको अगस्त के लास्ट वीक में जो है वो देखेंगे साहब अब इस टाइम अब देखेंगे क्या करना है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ट्रेडर्स की जो मेंटालिटी है वो जीएसटी की तरफ प्रॉपर परसेप्शन नहीं होगी तो 70% ट्रेडर्स जो आज की डेट में अनप्रिपेयर्ड है वो इसको कैसे ले आ पाएंगे। जहां तक एजुकेशन भी बहुत कम है। जब हमने लोगों से मैंने पूछा सैंपल के लिए, मैंने कहा बताइए जीएसटी क्या होता है, वैट, कहते साहब जैसे वैट होता है वैसे जीएसटी होता है। तो मैंने कहा वैट और जीएसटी में तो बहुत फर्क है, आप बताइए क्या फर्क है। हाँ साहब हमने सुना है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। ये मैं आपको ग्राउंड लेवल पे बता रहा हूँ, छोटे, मैं एमएसएमई में
कंपनियों की और लार्ज कंपनीज की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो ग्राउंड लेवल पे जो है उनकी बात कर रहा हूं। तो इस पे एंटी प्रॉफिटेरिंग क्लॉज पे आलोक एक चर्चा आप जरूर छेड़िए कि इसको कैसे किया जाएगा। मैं बाकी अपने पैनलिस्ट के विचार इस पे सुनना चाहूंगा। जी, ये जो चर्चा आप कह रहे हैं सही है। मणि साहब। आलोक जी, आलोक हाँ वेणु कुछ कहना चाहते हैं जी। अरे आलोक, मैं एक छोटी सी बात रखना चाहता हूँ। जो मजुमदार साहब ने बात कही कि आप एक फूड आइटम को 0 में रखें और उसका उसी का जो प्रोसेस को 18 में, वो बहुत ही वाइड गैप हो जाता है। ये आलोक ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे अब रेट्स जो है बहुत ही 18, 28 और फिर उसके बाद सिंगोट, ये जो 4-5 स्लैब जो है ये जीएसटी को कॉम्प्लिकेट करेगा। इसलिए आपने देखा होगा अरविंद सुब्रमण्यम जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा अभी 3 हफ्ते पहले अखबारों में। उन्होंने अभी भी बोला है कि जो 28 है उसको हटाया जाए और 18 को ही एक पूरा एक स्टैंडर्ड मान के चला जाए। क्योंकि अगर आप अगर रेट्स अगर मॉडरेट हो और सिर्फ 2 या 3 स्लैब हो, जैसे 0, 5 और 10, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि इतने सारे स्लैब्स हैं तो अब इसमें अब लॉबिंग भी शुरू हो जाएगी। अभी खूब इंडस्ट्री बोलेगी हमें 18 से हटा के इसमें डालो, हमें 28 से हटा के 18 में डालो। कुछ लोग बोलेंगे हमें 18 से हटा के 5 में डालो। ये सिलसिला आगे चलेगा काफी मेरे हिसाब से। मजुमदार साहब, मैं वापस आपके पास आना चाहता हूं क्योंकि आपका जिक्र आ गया। ये सवाल भारत में सरकार से डील करने वाले हर आदमी के साथ जुड़ा हुआ है। हमें ये कदम कदम पे झेलना पड़ता है कि एक ही चीज के इतने इंटरप्रिटेशन होते हैं और इतनी तरह के क्लॉजेज, सब क्लॉजेज, रेट। अभी इसी टैक्स में अभी इसके ऊपर ये पता नहीं है कि वैट का क्या होगा। वैट का नाम आज नहीं लिया गया है, वैट रहेगा या जाएगा। इसके अलावा एक सेस हो सकता है, ऐसी संभावना बनी हुई है। तो टैक्स का एक रेट होना था, एक 1 कंट्री 1 टैक्स था। अभी ही अगर हम हिसाब लगाएं तो 20-25 तरह के वेरिएंट्स तो उस टैक्स में आ चुके हैं। और उसके ऊपर अगर वैट भी रहेगा और सेस भी लगेगा, और सेस के बारे में हम सब जानते हैं कि सेस अगर लगा तो वो एक सेस होगा, जरूरी नहीं है। इस समय भी हम 3-4 तरह के सेस दे रहे हैं। तो ये चीजों को और कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा है क्या? हम एक नए नाम से फिर पुराने रिजिम में जा रहे हैं। इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता था। सुनिए, पहले बात यह है, जब जीएसटी आ जाएंगे ना वैट रहेगी, ना सेंट्रल एक्साइज रहेगी, ना सर्विस टैक्स रहेगी। तो जीएसटी सब्ज्यूम कर लेंगे सारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है कस्टम्स को छोड़ के। तो ये मतलब उठेगा नहीं कि वैट नहीं रहेगा उधर। सेस का जो बात है, सेस अभी तक जो बोल रहे हैं बेसिकली टू कंपेंसेट द स्टेट्स। जो डीमेरिट गुड्स एंड जो 28% में है उसमें सेस लगाएंगे। एंड वो भी बताया गया कि ये सेस विड्रॉ कर लेंगे जब कंपेंसेशन देने का जरूरत नहीं होगा। तो पिछले 5 साल के लिए रखा है अभी कंपेंसेशन। मेरे ख्याल से जीएसटी सिस्टम इतना एफिशिएंट हो गया, टैक्स बाउंसी होंगे, मेरे ख्याल पे 3-3.5 साल से के बाद कोई कंपेंसेशन देने का जरूरत नहीं होगा। आप अगर जब स्टेट वेट आए थे लास्ट 2005 में, लास्ट स्टेट टू ज्वाइन वाज यूपी, उसके बाद लोग उसका भी डॉट था, लेकिन रिव्यू टैक्स बाउंसी होने का वैल्यू सब मिल लिया। दूसरा बात यह है जो अभी जो दूसरा एक मुद्दा उठाया आपने, जो कि सरकार डिफरेंट रेट 1 टैक्स 1 कंट्री। देखिए प्रोफेसर रिचर्ड बर्ट, मैं उनको जिक्र करता हूं क्योंकि वो एक इंटरनेशनल एक्सपर्ट एंड वैट एंड जीएसटी एक ही चीज है। तो उन्होंने बोल दिया देयर इज नो वैट, देयर आर वैट्स एंड वैट। सब देश को अपना सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस का विचार में अपना वैट बनाना होगा। बेसिक थिंग्स ये रहेगा। तो 1 रेट 1 टैक्स को मैं 1 टैक्स 1 कंट्री को मैं और एक शब्द जोड़ने चाहता हूं, 1 कमोडिटी 1 टैक्स 1 कंट्री। अभी जो है एक ही कमोडिटी में डिफरेंट टैक्सेस है क्योंकि स्टेट वेट अलग अलग रेट है। ये नहीं रहेगा। तो इसलिए 1 कमोडिटी 1 टैक्स 1 कंट्री। और एक देखिए, मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूं। भारत जैसे देश है हमारे, इतना डाइवर्सिटी है इन वेरियस एस्पेक्ट इंक्लूडिंग द इनकम वेरिएशन
वेरी पुअर एंड वेरी रिच, तो आप वहां पे कैसे एक धोती और एक सूट में सेम रेट ऑफ ड्यूटी लगाएंगे? ये नंबर कोई इसको नहीं लेंगे। इसलिए आपको जो स्ट्रक्चर बनाया उन्होंने, मैं बता तो जब जो फिटमेंट जो किया, वेरी पुअर आइटम्स ऑफ कंजम्पशन बाय वेरी पुअर एंड एसेंशियल आइटम्स एग्जेम्प्टेड। देन उसके बाद बताया 5% जो है वो है पुअर मैन के लिए, 12% आम जनता कॉमन मैन के लिए, एंड 18% अपर मिडिल क्लास, एंड सीन गुड्स एंड वेरी सीन गुड्स मीन्स अपना अल्कोहल तो है नहीं, टोबैको सिगरेट है, और डीमेड गुड्स फ्रॉम हेल्थ है, एडिटेड ड्रिंक्स और डीजल कार एंड अदर लग्जरी आइटम्स, इनमें से 28% एंड देन सेस। तो इसलिए मैं जब बार्डिंग एफयू, जैसे कि एक एग्जांपल मैंने टोमेटो केचप पैकेज फूड का दिया, ये जो है ये कोर्स करेक्शन करना जरूरी है। अदरवाइज जो फिटमेंट हुआ है ये इंडिया जैसे कंट्री के लिए वही एक ही रास्ता है, वो वन कमोडिटी वन टैक्स वन कंट्री। जी, कम से कम यूनिफॉर्म टैक्स रेट पूरे देश में एक चीज पर अलग-अलग तरह के रेट नहीं रहेंगे, इसलिए वो कंफ्यूजन नहीं होगा। वही मैं बता रहा हूं। एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो इनपुट टैक्स, छोटा सा और एक अच्छा, हाँ मजुमदार साहब आप पूरी कर लें बात, थोड़ा संक्षेप में रखिएगा। अच्छा, जस्ट सॉरी, तो मैं और एक बात कहता हूँ कि हाँ, आपने एक अच्छा मुद्दा उठाया कि बड़ा कंफ्यूजन होता है क्या, जैसे कि मैं अभी एक उत्तर प्रदेश सरकार ने बोला कि पूजा सामान एग्जेम्प्टेड होना चाहिए ना। पूजा सामान लिखने से नहीं होगा, तब तो बहुत प्रॉब्लम होगा टैक्स मैन और टैक्स पेयर के लिए। जो कौन सा पूजा सामान, नेमली 1, 2, 3, 4 ये सब ऐसा करके देना होगा हर आइटम में, तभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये क्लैरिटी होना चाहिए एग्जाम्पशन में एंड लिस्ट बनाने में। थैंक यू। मणि साहब, ये जो पूजा में अगर घी डालें तो घी में तो टैक्स ज्यादा होगा ना। घी पर तो अभी टैक्स बढ़ा दिया गया है, घी पर टैक्स बढ़ गया है, और हाँ, वही तो पूजा सामान में तो घी भी आता है। जी, कहा जा रहा है कि पतंजलि के लिए अच्छी खबर नहीं है क्योंकि घी पर टैक्स बढ़ गया है। मणि साहब, ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट की और एंटी प्रॉफिटियरिंग क्लॉज की बात हो रही है, ये इसके ऊपर सफाई कैसे आ सकती है? कुछ सफाई है क्या? आपने तो अच्छा बारीकी से पढ़ा है जितना कुछ आया है। इनपुट टैक्स क्रेडिट और एंटी प्रॉफिटियरिंग के बारे में मैं बताना चाहूँगा, पर उसके पहले दो स्मॉल पॉइंट्स जो दूसरे पैनलिस्ट ने बताया था। पहली बात यह है कि हम अगर रेट्स को इन एब्सोल्यूट टर्म कंपेयर करने लगते हैं रॉ मटेरियल का प्रोसेस्ड आइटम्स के साथ में, और ये कंपैरिजन को हम किसी भी हद तक लेके जा सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि आम जो है वो फ्रूट है, उसके ऊपर कुछ नहीं है, तो आम से बननी जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो भी निल होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल ने जो 2 प्रिंसिपल फॉलो की हैं जिसका उन्होंने बार बार जिक्र किया है। पहली चीज़ ये है कि दे हैव फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस, और इक्विवेलेंस का मतलब है कोई भी आइटम के ऊपर जो प्रेजेंट एक्साइज ड्यूटी रेट है और प्रेजेंट जो वैट रेट है, इसका जो कॉम्बिनेशन है जीएसटी के तहत जो रेट बनेगी, इट शुड बी एज क्लोज एज पॉसिबल टू दैट रेट। ये पहली प्रिंसिपल है। दूसरा प्रिंसिपल जो उन्होंने फॉलो किया है, इट इज विथ रेस्पेक्ट टू द इकोनॉमिक एफ्लुएंस ऑफ द कंज्यूमिंग क्लास। तो जो कंज्यूमिंग क्लास जो है टोमेटो केचप की, वो बहुत डिफरेंट है कंज्यूमिंग क्लास टमाटर की, और जो कंज्यूमिंग क्लास आम की है वो बहुत डिफरेंट है कंज्यूमिंग क्लास माजा और एरेटेड ड्रिंक्स की। तो इसकी वजह से कुछ डिफरेंसेस तो डेफिनेटली आएंगी बिटवीन पैकेज्ड आइटम्स एंड नॉन पैकेज्ड आइटम्स जो बेसिक फॉर्म पे है। जहाँ तक इनपुट टैक्स क्रेडिट का सवाल है, जीएसटी में सबसे बड़ा जो बेनिफिट है खास करके सर्विस प्रोवाइडर्स को, वो ये है कि अभी तक सर्विस प्रोवाइडर्स को वैट की क्रेडिट नहीं मिलती थी, अभी उनको वैट की क्रेडिट मिलेगी। और इसका एक मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। अगर आप बैंक चला रहे हैं और अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चला रहे हैं, बैंक और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दोनों में आपको टेबल्स लगेगी, कुर्सियां लगेंगी, फर्नीचर लगेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगी। मौजूदा हालात में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को इन सारी चीज़ों के ऊपर जो वैट पेमेंट है उसकी क्रेडिट मिलती थी, और जो सर्विस प्रोवाइडर है जो बैंक है उसको वैट इनपुट टैक्स नहीं मिलती थी टेबल की, कुर्सियों की और इंफ्रास्ट्रक्चर जो वो बनाते हैं। हालांकि दोनों के लिए इट इज़ इक्वली नेसेसरी टू हैव बोथ ऑफ दीज आइटम्स। अब जीएसटी में सबसे बड़ा जो बेनिफिट रहेगा वो ये रहेगा कि सर्विस प्रोवाइडर्स को भी जो माल वो खरीदते हैं, जो गुड्स की ट्रांजैक्शन उनकी है, उसके ऊपर उनको पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। और इनपुट टैक्स क्रेडिट में सरकार ने एक छोटी सी नेगेटिव लिस्ट रखी है,
बारिंग दैट नेगेटिव लिस्ट सारे आइटम्स के ऊपर उनको क्रेडिट मिलेगा। यहाँ सवाल जो है वो बड़ा सवाल दूसरा है, ये नहीं है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, सवाल ये है कि क्या वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को एंड कंज्यूमर तक कम्युनिकेट करेंगे, कैसे इंश्योर किया जाए? बिल्कुल। अच्छा, उसके लिए जो सरकार ने जो एंटी प्रॉफिटियरिंग रेगुलेशन रखी है, मेरे हिसाब से हमारे जैसे डाइवर्स कंट्री में ये रेगुलेशन बहुत जरूरी है। हमने आज एक प्रिलिमिनरी एनालिसिस की थी कुछ आइटम्स के ऊपर, और उन आइटम्स के ऊपर हमने देखा था कि ब्रॉडली हाउस होल्ड जो आइटम्स कंज्यूम करती हैं उसके ऊपर मार्जिनल डिक्रीज है प्राइसेस के ऊपर। अब अगर ये डिक्रीज पास ऑन होता है या कंज्यूमर तक, देन इट इज़ वेरी वेरी गुड। एक चीज़ हमें यहाँ पर सरकार को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है कि सरकार ने एंटी प्रॉफिटियरिंग का सिर्फ रेगुलेशन रखा है, अभी उन्होंने उसकी मिशनरी प्रोविजंस इंट्रोड्यूस नहीं की है, शायद ये सोच के कि पहले 3 महीने 6 महीने दे विल नॉट बी वेरी रिजिड ऑन एनफोर्सिंग एंटी प्रॉफिटियरिंग। वो देखेंगे कि बाय एंड लार्ज इंडस्ट्रीज में जो बेनिफिट मिल रही है, चाहे वो इनपुट टैक्स क्रेडिट की वजह से हो या टैक्स रेट की रिडक्शन की वजह से हो, आर दे पासिंग इट ऑन। अब यहाँ पर जब पासिंग ऑन की बात आती है, हमें क्या ध्यान में रखना है, पासिंग ऑन की रेलेवेंस B2C बिजनेसेस में बहुत ज़्यादा है और B2B बिजनेसेस में कम है, क्योंकि अगर B2B बिजनेसेस में इंक्रीज रेट ऑफ टैक्स को वैसे ही पास ऑन किया जाता है तो रेसिपिएंट एंड पे उसका क्रेडिट मिलेगा, इसकी वजह से उनके ऊपर कोई असर नहीं है, उनके ऊपर नेट बेसिस पे कोई इंपैक्ट नहीं बनेगा। जबकि B2C लेवल पे इसका पास ऑन करना बहुत जरूरी है। सो शायद सरकार ने एंटी प्रॉफिटियरिंग की मिशनरी प्रोविजन या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अभी तक इसलिए तय नहीं की है क्योंकि वो सिचुएशन को वॉच करना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि बाय एंड लार्ज जितने व्यापारी हैं, जितने उद्योगपति हैं, वो बेनिफिट्स को पास ऑन करते हैं कंज्यूमर तक, और अगर वो पास ऑन कर देते हैं कंज्यूमर तक, फिर वो एंटी प्रॉफिटियरिंग की जो रेगुलेशन रहेगी वो बहुत सिंपल सी रहेगी, उसमें से खास कोई एनफोर्समेंट अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, एपेलेट प्रोविजन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। शायद इसलिए उन्होंने अभी तक अनाउंस नहीं किया है। जी खेतान साहब, मैं ये सवाल अब आपके पास ले जाना चाहता हूं क्योंकि आप तो अब इंडस्ट्री चैम्बर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपके यहाँ जो चर्चा हो रही है उसमें ऐसा लगता है कि जो फायदे मिलेंगे वो कंज्यूमर को पास हो जाएंगे या केवल जहां नुकसान हो रहा है वो कंज्यूमर को पास ऑन होगा? नहीं जी, मेरे हिसाब से अधिक मात्रा में और ज़्यादातर कंज्यूमर को फ़ायदा पास ऑन हो जाएगा, क्योंकि आज का उद्यमी, आज का सर्विस प्रोवाइडर बड़ा सेंसिटिव है कि ये टैक्स एक कंजम्पशन टैक्स है और इसका बेनिफिट डेफिनेटली आगे जाना चाहिए। और एक मुद्दा मैं उठाना चाहता हूँ, वो है GST एक्सपोर्ट्स पे। जैसे कि आप एडवांस लाइसेंस लेते हो जिसमें आप अपने रॉ मटेरियल्स है या कंज्यूमेबल्स है, आप उसको ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करते हो बाय गिविंग अ गारंटी कि हम इतना, मतलब कि इतना ने क्वांटिटी एक्सपोर्ट ने होगा इनपुट आउटपुट नॉर्म के हिसाब से। अब एडवांस लाइसेंस का अब एग्जांपल लेते हुए, अब मैं मेरा रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता हूँ, अब जो मैं समझता हूँ GST के रेजीम में मुझे पूरी उस पे GST देना पड़ेगा, बेसिक कस्टम ड्यूटी भी लगेगी, और जब मैं एक्सपोर्ट करूँगा तब मेरे को वापस वो रिफंड मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि इंडस्ट्री की वर्किंग कैपिटल जो अभी यानी ब्लॉक नहीं हो रही थी, तो वो वर्किंग कैपिटल काफ़ी मात्रा में और काफ़ी तादाद में पूरे इंडस्ट्री की, सर्विस सेक्टर की, एग्रीकल्चर सेक्टर की जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है, वो सबकी वर्किंग कैपिटल वहाँ पर बनने ब्लॉक होगी, क्योंकि सरकार ने कहा है कि ठीक है 90% हम आपको 7 दिन में रिफंड कर देंगे और जो बैलेंस 10% है हम 3 से 4 महीने में रिफंड करेंगे, और अगर टाइमली रिफंड नहीं हुआ तो 3 से 4% हम आपको ब्याज देंगे। लेकिन उससे हम लोग ना कोई ब्याज कमाने के लिए बैठे हैं और न हम चाहते हैं, जब हमें वो रिफंड मिलना ही है तो फिर हमसे ले क्यों डिस्पैच के समय। तो ये मेरे हिसाब से सरकार को इस पॉइंट को रिविजिट करना चाहिए। इसमें एक्सपोर्ट कम्युनिटी को बहुत दिक्कत आएगी और ये रिफंड का काम एक अननेसेसरी
बर्डन बन जाएगा। जी खेतान तो साहब, ये नया मुद्दा आपने point, उठाया और मुझे लगता है जैसे एक कुछ बहुत और ही चीजों पे चर्चा महत्वपूर्ण हुई, है। ये बात हुई कि हम सरकार के साथ मुझे लगता है इंडस्ट्री को, व्यापारियों को और चर्चा करनी पड़ेगी कई विषयों पर। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से लौटेंगे तो हम एक बात पे और चर्चा करेंगे कि क्या जीएसटी से भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिक्स में कोई बड़ा फायदा होने जा रहा है, क्योंकि अब तक एक डर ये जताया जाता था कि जो भी सरकार जिस देश में जीएसटी लाती है उसके बाद वो बचती नहीं है। ये बड़ा खतरा उठाया इस सरकार ने, क्या वो इसका फायदा उठा पाएगी, ये चर्चा करेंगे ब्रेक से लौटने के बाद। देखते रहिए आवाज अड्डा। जीएसटी गुड है जी। हम चर्चा कर रहे हैं आवाज अड्डा पर कि जीएसटी लागू होने में कितनी चुनौतियां हैं और इसका क्या फायदा होने जा रहा है। वीके शर्मा जी, बाजार इसको कैसे देख रहा है? आपकी समझ से अगर आज जीएसटी को मद्देनजर रखते हुए किसी आदमी को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का फैसला करना है तो उसे क्या करना चाहिए? अपना पैसा निकालना चाहिए या नया पैसा डालना चाहिए? इन्वेस्टर को बाकायदा पैसा डालना चाहिए और नया पैसा डालना चाहिए और पैसे डालते रहना चाहिए। इसके बाजार के अच्छे होने के कारण दूसरे हैं, जीएसटी के अलावा भी बहुत ऐसे कारण हैं जो बाजार को अच्छा करेंगे, खासकर वो घरेलू पैसा जो 20% सालाना दर से बढ़ के आएगा, बिकॉज और कोई जगह ही नहीं बची है इन्वेस्ट करने के लिए, खासकर डीमोनेटाइजेशन के बाद। तो बाजार डीमोनेटाइजेशन का एक बहुत ही अच्छा नुस्खा एक पार्ट पड़ चुका है। बहुत सारे लोगों ने स्टॉक बेचे थे ये समझ के कि अब तो पता नहीं कैसा मार्केट चलेगा। अब बाजार इस बात के लिए तैयार है कि ये जीएसटी के अंदर, अभी हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे जो सेगमेंट्स के लीडर हैं उन्होंने बड़ी बारीकी से पॉइंट किया। मेरा ये कहना है कि ये सब बारीकियां बाद में देखी जाएंगी, पहले आप पिच पे तो आओ, 6 बॉल तो डालो, 1 ओवर तो पूरा होने दो, उसके बाद में टी ब्रेक्स में, दूसरे ब्रेक में ये चीजें डिस्कस हो जाएंगी कि इसको और बेहतर कैसे किया जा सकता है। मेरे ख्याल से शुरुआती दौर के अंदर ये बहुत आवश्यक है कि इस पूरे दौर को एक चालू किया जाए, जो भी इसमें कमियां हैं वो सब दूर की जा सकती हैं। तो इसको चालू करना आवश्यक था, जो चालू किया जा रहा है। और बाजार के पर्सपेक्टिव से मैं कह रहा हूं कि बाजार इस बात के लिए तैयार है कि इसमें दिक्कतें आएंगी, ये कोई सीधा साधा मैच नहीं है, ये टेढ़ी खीर है, लेकिन इस बात के लिए तैयार है। और मेरा ये मानना है कि जब तक ये इसकी दिक्कतें दूर होंगी तब तक बाजार, जब तक लोगों को लगेगा कि बड़ी अच्छी चीज है, साल पूरा हो चुका होगा, लेकिन तब तक बाजार आपको यहाँ से काफी ऊपर मिलेगा, शायद चंद्रमा के भी ऊपर। जी, आपको अगर जीएसटी की नज़र से कोई आपसे पूछे कि बाजार में कहाँ पैसा लगाना चाहिए, किन कंपनियों में या किन सेक्टर्स में, तो आप क्या सलाह देंगे? एक सीधा साधा जो सेगमेंट सामने आता है वो है टूथपेस्ट का। तो मेरे ख्याल से वो कंपनियां जिनके ऊपर अभी जो टैक्स देती हैं उससे कम देती थी, कम देना पड़ेगा उनको, तो वो उस सेगमेंट के लिए अच्छे ग्रोथ के चांसेस हैं। उसके अलावा जो हमारी एफएमसीजी कंपनीज हैं वो टूथपेस्ट के अंदर भी आ गई, तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगी आगे चलते हुए, क्योंकि उनके लिए जो रणनीति है, जो कॉस्ट की, वो काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू जो उनको पहले देना पड़ रहा था। तो मेरे ख्याल से इस सेगमेंट के अंदर इन्वेस्ट किया जाना चाहिए। और जो इस सब से हट के मैं यही कहूंगा कि आम निवेशक सीधा निफ्टी के इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकता है, बिकॉज ये इंडेक्स में डालने के बाद आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं है कि आप कौन से सेक्टर में डाल रहे हैं, वो अपने आप मार्केट के साथ साथ ऊपर जाएगा। जी, तो आपके हिसाब से ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है और बल्कि और आगे तेज होने जा रही है। एम.के. वेणु, आप ये बताइए कि जीएसटी के लागू होने से बीजेपी को पॉलिटिकल फायदा होने जा रहा है? आलोक, देखिए, अगर दुनिया में और देशों का क्या अनुभव रहा है जिन्होंने जीएसटी, मैंने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा है, तो ये अनुभव रहा है कि पहले जो 1 साल जो पूरा जो टैक्स सिस्टम को सेटल होने में टाइम लगता है और उस 1 साल में थोड़ा डिसरप्टिव होता है, और उस 1 साल में आपको इन्फ्लेशन वोलेटाइल हो सकता है कि इन्फ्लेशन बढ़ भी सकता है थोड़ा बहुत, और फिर इसके जो पूरे सेटल होने के बाद जो सिस्टम पूरा एक स्मूथ फंक्शनिंग जब होता है, उसके बाद मेरे ख्याल 2-3 साल बाद उसका एक बेनिफिट दिखता है। तो रिस्क तो है, पॉलिटिकल रिस्क है,
मगर मैं ये मानता हूँ कि अगर मोदी जी ने अगर डिमोनेटाइजेशन जैसा डिसरप्शन को बेच दिया पॉलिटिकली, तो मेरे को लगता है उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि इस डिसरप्शन को भी बेच लें। बस ये ना हो कि इन्फ्लेशन कहीं डबल डिजिट से ऊपर ना चले जाए, बस वो अगर कंट्रोल में रखें तो मामला पॉलिटिकली इसको मैनेज कर सकते हैं। जी, सुमित मजूमदार साहब, एक क्विक रिस्पांस, लेकिन क्या इन्फ्लेशन इतनी बड़ी चिंता हो सकती है कि अब से 2 साल बाद जब नरेंद्र मोदी चुनाव मैदान में जाएंगे तो वो जीएसटी का फायदा उठाने से इन्फ्लेशन की वजह से चूक जाएंगे, या जैसे डिमोनेटाइजेशन ने जिससे सब लोगों को डर था कि उन्हें नुकसान होगा उसका उन्हें फायदा हुआ, वैसे ही जीएसटी से भी ये सरकार फायदा उठा पाएगी? मैं सिर्फ जीएसटी का व्यू पॉइंट में बोल रहा हूँ कि ये जो जितना टाइम लेकर सारे कुछ सोचकर जो मॉडल अभी इंडिया में अभी जो चालू करने जा रहे हैं, ये नियर परफेक्ट है। आई वोंट से परफेक्ट, बट बहुत ही अच्छा मॉडल है। एंड जो रेट अभी फिक्स किया है उसमें से ये लगता है कि इन्फ्लेशन का इतना चांस नहीं है। जैसे कि वेणु जी ने बताया, एक साल, मेरे ख्याल पे मैक्सिमम 6 मंथ्स थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है, उसके बाद वो सेटल कर जाएगा एंड बाकी जो बेनिफिट्स वो आ रहेंगे। दूसरा एक बात इसमें बोले, आपने बोला है कि कोई सरकार गिर गया है। देखिए, ये सिर्फ एक ही कंट्री, मेरे जानकारी में एक ही कंट्री हुआ था, वो ब्राजील। एंड जब भी कोई शिक्षक हमें पढ़ाते हैं जीएसटी के बारे में तो पहले ही बताता है कि डूज एंड डोंट्स के जैसे है ऐसे डोंट है ब्राजील का जीएसटी वॉज ए मेसी जीएसटी, तो वो हम नहीं फॉलो कर रहे हैं। इंडिया का जीएसटी वेरी क्लीन जीएसटी है, मोस्टली इन कैनेडियन मॉडल, एंड वी हैव टेकन द बेस्ट थिंग्स, बहुत सारे जगह से बेस्ट थिंग्स लेके ये जीएसटी मॉडल हुआ है। तो ये ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशनरी होगा कि प्रॉब्लम होगा। मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, पॉलिसी, लॉ, प्रोसीजर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे जनता अच्छी तरह से कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा डर मेरा मशीन में रहता है। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको टेस्ट कर लीजिए, जैसे कि वेणु जी ने बताया, जो टेस्ट करके वो क्रिकेट मैच होता है पहले नेट प्रैक्टिस के बाद, तो ये नेट भी, जीएसटी नेट भी नेट प्रैक्टिस में जाए खेलने के पहले। जी, खेतान साहब, आपकी तरफ से देखें, आपके ये जो मूड आ रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन से, आपके मिलने वालों में, वो क्या कहता है? इसके लागू होने से आमतौर पर खुशी है चारों ओर, तो क्या सरकार जब चुनाव में जाएगी उसको जीएसटी का फायदा मिलने जा रहा है या कुछ तकलीफ होगी? नहीं जी, खैर मैं तो इसको पॉलिटिकली लिंक नहीं करना चाहता, लेकिन चूंकि आप सवाल कर रहे हैं तो मैं जवाब देता हूं कि मेरे हिसाब से पॉलिटिकली काफ़ी फ़ायदा होगा बीजेपी को, क्योंकि ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव टैक्स है। ये पूरे भारत की इकोनॉमी को बदल देगा, ये काम करने के तरीके को बदलेगा, और जो अपने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे अभी इतना ध्यान दे रहे हैं उस पे भी ये काफ़ी मतलब ने काफ़ी इंकरेज करेगा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को भी। तो मेरे परसेप्शन में अगर आप डायरेक्टली मेरा आंसर सुनना चाहते हैं तो हाँ, बीजेपी को पॉलिटिकली फ़ायदा होगा। जी, मेहता साहब, आपसे एक सवाल है, क्योंकि वो फैसला अभी नहीं हुआ है लेकिन सवाल बहुत उठ रहे हैं गोल्ड के रेट को लेके, गोल्ड की ज्वेलरी को लेके। अभी आ रहा है गोल्ड पर एक अलग रेट और गोल्ड की ज्वेलरी की मेकिंग पर एक अलग रेट, और जैसा ये बिजनेस है इसमें ट्रेड में बहुत सारा स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट नहीं है। तो आपको क्या दिख रहा है, क्या दिक्कतें आ सकती हैं इस वजह से कि ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हुए, इंस्टीट्यूशनलाइज होते हुए भी ये ट्रेड थोड़ा सा ओपेक, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है? बिल्कुल सही बात है। देखिए, आज की तारीख में हिंदुस्तान में गोल्ड ज्वेलरी सेल करने का कोई स्टैंडर्ड बिलिंग प्रोसीजर नहीं है। कुछ ज्वेलर्स गोल्ड और मेकिंग को साथ में लिखते हैं और उसी के अंदर मेकिंग चार्जेस का रेट ऐड कर देते हैं, और कुछ ज्वेलर्स मेकिंग चार्जेस को सेपरेट दिखाते हैं। सरकार यदि गोल्ड पे एक रेट तय करती है और मेकिंग चार्जेस पे एक रेट तय करती है, तो सरकार को इसी तरह से बिलिंग को किस तरह से स्टैंडर्डाइज करना वो भी सरकार को बताना पड़ेगा, वरना कुछ ज्वेलर्स को इसका बहुत बड़ा फायदा होगा और कुछ ज्वेलर्स को बहुत नुकसान होगा। यहाँ पे और एक बात समझने की जरूरत है कि जो इंडस्ट्री चाहती है वो ये चाहती है कि जो गोल्ड की मेकिंग चार्जेस है उस पे भी जो गोल्ड का रेट है वही रेट रखा जाए। अन्यथा ये होगा कि 95% जो ज्वेलर्स हैं वो बाहर से माल को मैन्युफैक्चर कराते हैं, जॉब वर्कर से मैन्युफैक्चर कराते हैं। मान लीजिए गोल्ड की मेकिंग के ऊपर अगर बाहर से मैन्युफैक्चर कराया तो रेट
अगर सरकार ने तय किया 18% तो 18% सर्विस पे रेट लग जाएगा। लेकिन अगर उसको कंपोजिट सप्लाई की तरह बेचा गोल्ड ज्वेलरी करके, तो उस पर 2 या 4% जो सरकार लगाने की कोशिश कर रही है वही रिकवर कर पाएंगे। तो ज्वेलर के घर से पैसा चला जाएगा उसके अंदर। तो हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है कि जो सोने के ऊपर जो रेट तय करे वही गोल्ड के मेकिंग चार्जेस पे भी वही रेट तय कर दे, तो ये मसला बिल्कुल नहीं रहेगा। जी शरद कोहली, आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूं। दूसरा सवाल ये है कि अभी एक बात ऐसी आ रही है कि जिस तरह के स्लैब तय हुए हैं होटल्स के टैरिफ पर, उससे ये संभावना बन रही है कि कल ही परसों में होटल्स अपने नए रेट कार्ड अनाउंस करें और जिसमें 999, 1999, 3999 और 4999 जैसे रेट, जो पहले बाटा के जूते जिस तरह से मिलते थे उस तरह का टैरिफ स्ट्रक्चर आ जाए, ताकि वो उस 1000 की स्लैब से थोड़ा सा नीचे रह जाए। और आज ही कल करने से फायदा होगा कि जिस दिन जीएसटी आएगा उस दिन वो ये कह पाएंगे कि हम तो साहब पहले से ऐसा चलाते थे। और इसके साथ ही जो सवाल मैं सबसे पूछ रहा हूं, आपसे भी पूछूंगा कि बीजेपी को इस जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन का फायदा होना है या नुकसान होना है, लेकिन जवाब थोड़ा संक्षेप में ही रखिएगा। जरूर। पहले मैं आपने जो बाद में जिक्र किया बीजेपी के, क्योंकि वही चल रहा था, उसी पे बोल देता हूं। देखिए, मेरी कुछ बीजेपी के प्रवक्ताओं से, नेताओं से पिछले कुछ दिनों में बातचीत हुई, तो उन्होंने सबने इस बात को स्वीकार किया, लाजमी बात थी, स्वीकार किया कि ये बहुत ही बीजेपी को इससे लाभ होने वाला है। हम अगर आलोक पूरी जमहूरियत को ले तो 2 हिस्सों में जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से बांटे। एक हम लेते हैं जो 80 से 90 लाख जो रजिस्टर्ड वैट और सर्विस टैक्स पेयर है जो जीएसटी में रजिस्टर होंगे, एक वो है कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी है जो कंज्यूमर्स हैं, जो कि ज्यादा बड़ी कैटेगरी है। तो देखिए, जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है, बिजनेस कम्युनिटी है, मैन्युफैक्चरिंग कम्युनिटी है, वो ये देखेगी कि साहब हमको बिजनेस करने में कितनी आसानी हो रही है। जैसे उदाहरण के तौर पे 37 रिटर्न्स अभी सुनने में आ रहा है कि इसमें फाइल करी जाएंगी, जीएसटीआर 1, 2, 3 और एक 9 जाती है, 37 टोटल रिटर्न। अभी ऐसा नहीं है। तो वो ये देखेगा कि दूसरा वो ये देखेगा कि मेरे प्रॉफिट में जो मेरा मुनाफा हो रहा है उसमें कुछ फायदा हो रहा है मुझे कि नहीं हो रहा, सरकार का जो इंस्पेक्टर राज है वो मेरे ऊपर कम हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये तो बिजनेस कम्युनिटी की। जो बड़ी कम्युनिटी है वो कंज्यूमर्स की है, आम जनता जो है जो वोट देने वाली है। क्योंकि आपने बीजेपी का और इलेक्शन का जिक्र किया, तो आप बीजेपी चाहती थी इसको 1 साल पहले लाना, पर खैर जो भी रीजन बने वो डिले होते होते अब 2 साल रह गए हैं अगले इलेक्शन में। तो सरकार, बिल्कुल मैं वेणु की बात से सहमत हूं, एक डिसरप्टिव आइडिया है। और जैसे नोटबंदी का रिस्क सरकार ने लिया था, ये भी एक सरकार ने रिस्क लिया है। और इस रिस्क का मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं बाकी पैनलिस्ट से सहमत हूं कि इससे कोई नुकसान होगा। सिर्फ सरकार को इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना पड़ेगा कि आम जनता के ऊपर महंगाई की मार किसी भी हालत में नहीं पड़े। और जीएसटी काउंसिल ने बार बार अपनी मीटिंग में जिक्र किया है, जो रेट भी आपने देखे होंगे, जो फिटमेंट हुई है इसी हिसाब से हुई है कि अभी जो रेट है उनको बरकरार रखा जाए। दूसरा, इसमें मैं जो बात कहना चाहूंगा, क्योंकि आलोक क्रिकेट को लेके बहुत सारे उदाहरण वेणु ने भी दिए और भी पैनलिस्ट ने दिए, तो अगर हम क्रिकेट का एग्जांपल लेके सोचे तो अगर 2 तरीके का क्रिकेट ले, एक क्रिकेट है जिसमें मोहल्ले की टीम या छोटी लीग खेलती है, एक क्रिकेट है जो नेशनल लेवल के बड़े प्लेयर खेलते हैं। तो देखिए, अभी इसमें एक्साइज ड्यूटी जो थी वो 1.5 करोड़ तक थी। तो मैं एक उदाहरण लेता हूं, जैसे कोई गीजर बनाता था, उसकी 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर थी, तो उसको जो प्राइस एडवांटेज मिलता था, अब बड़े मैन्युफैक्चरर्स के टक्कर में वो आ जाएगा, क्योंकि वो 1.5 करोड़ की जो एक्साइज की सीलिंग थी वो हट गई, सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। तो उन लोगों के लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो जो मोहल्ले का क्रिकेटर है अब वो नेशनल लेवल क्रिकेटर के बराबर एक ही मैदान की तैयारी में आ गया है या उस मुकाबले में आ जाएगा। अब मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है, कार्यक्रम खत्म करना पड़ेगा। इससे पहले जो सवाल हमने पूछा उसका जवाब आपके सामने स्क्रीन पर है। जीएसटी का महंगाई पर क्या असर होगा, इस पर 60% लोगों का मानना है कि घटेगी और 40% लोग हैं जो मानते हैं कि महंगाई बढ़ेगी। ये बात सही है कि अगर भारत के आम कंज्यूमर को जीएसटी से फायदा होना है या फायदा न भी हो, उसको अगर ये आभास होता है, जैसा कि नोटबंदी के मामले में हुआ, जैसा कि इनकम टैक्स के एक्शन में हुआ, जैसे ये सरकार काले धन के खिलाफ अपने तमाम कदमों से भरोसा जता रही है कि वो उन लोगों को किसी भी तरह घेरे में लाना चाहती है जो अपनी कमाई को छिपाते हैं, और उस ईमानदार टैक्स पेयर को राहत पहुंचाना चाहती है जो ईमानदारी से टैक्स भरता है। अगर ये मैसेज ले जाने में सरकार कामयाब होती है तो यकीनन उसको इसका फायदा होगा, और सिर्फ उसको नहीं, इस देश को भी इसका फायदा होगा। आवाज अड्डा में आज इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।